हेलो एवरीवन। हमारे चैनल एग्जाम विद दीपिका पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारी हिस्ट्री की क्लास है। अब तक हमारी 3 क्लासेस आ चुकी हैं और ये हमारी 4th क्लास होगी। ठीक है, आपको पता है हम अभी एंशिएंट हिस्ट्री कवर कर रहे हैं। हिस्ट्री को हम 3 पार्ट्स में कवर करेंगे और इसे जल्दी से जल्दी कवर करेंगे। ये थ्योरेटिकल क्लास है आपकी। इसमें हम पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उन्हें कवर कर रहे हैं। ये ऑप्शन टाइप क्लास आपकी नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ये इंपॉर्टेंट क्लास। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो के लास्ट तक वीडियो में बने रहें। लास्ट तक वीडियो देखें एंड वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी हिस्ट्री की क्लास। तो आज हमारी क्लास है, आज हम कवर करेंगे प्राग ऐतिहासिक काल, जिसे हम क्या कहते हैं, प्री हिस्ट्रिक टाइम्स भी हम कहते हैं। ठीक है, तो प्राग ऐतिहासिक काल आज कवर करें। तो देखिए, आपको पता है जो इतिहास का विभाजन है वो 3 हिस्सों में किया जाता है। 3 भागों में इतिहास को बांटा जाता है, जिसे हम कहते हैं प्री हिस्ट्री यानी प्राग ऐतिहासिक काल, और प्रोटो हिस्ट्री आद्य ऐतिहासिक काल, और हिस्ट्री यानी इतिहास। ठीक है, 3 हिस्से, इतिहास को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और इतिहास। ठीक है, 3 हिस्से हो गए। अब देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल जिसे हम पढ़ रहे हैं, तो प्राग ऐतिहासिक काल कहते किसे हैं? प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब है कि ये वो समय है जब मनुष्य ने उस समय होने वाली घटनाओं का कोई भी लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया है। यानी कि ये वो समय है, आपको पता है, जब मनुष्य ने बिल्कुल रहना शुरू किया था, जंगलों वाला जीवन था, मनुष्य लिखना नहीं जानता था और उसके पास उस समय का हमारे पास कोई भी लिखित विवरण नहीं है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? जो लिखित विवरण नहीं है हमारे पास, वो हमारा कौन सा काल है? उसे हम प्राग ऐतिहासिक काल या प्री हिस्ट्रिक पीरियड हम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, आपसे आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ फैक्ट्स ये हैं उस समय जो मिले हैं, ये एक बार आप इसे नोट जरूर कर लेना, या हम इसे बाद में कवर कर सकते हैं स्लाइड पर। चलिए, आद्य ऐतिहासिक काल की हम बात कर लेते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल क्या है? आद्य ऐतिहासिक काल हम उस काल को कहते हैं जिस काल के लेखन प्रचलन के बाद के जो साक्ष्य हैं वो पढ़े नहीं जा सके हैं। इसका मतलब है हमारे पास इनके द्वारा लिखे हुए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो अवेलेबल हैं, परंतु वे इस फॉर्म में अवेलेबल है कि हम इन्हें पढ़ नहीं पाए हैं कि ये लिखा हुआ क्या है। यानी इन्होंने जिस भाषा को या जिस चित्रात्मक स्वरूप को इन्होंने वर्णित किया है या उद्धृत किया है, उसको हम समझ नहीं पाए हैं, उसको हम पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, तो ऐसे साक्ष्य यानी ऐसा काल, ऐसे आद्य ऐतिहासिक काल, ऐसे उसको कहते हैं काल को जिन्होंने लेखन कला के जिनके साक्ष्य तो हमारे पास अवेलेबल हैं, परंतु हम उन्हें पढ़ नहीं सके हैं। ठीक है, तो मानव विकास के इस काल को, और इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास आपको पता ही है, इतिहास उसे कहते हैं जिसका लिखित विवरण हमारे पास उपलब्ध है। ठीक है, अब आपको पता हो गया कि प्री हिस्ट्री किसे कहते हैं और आद्य ऐतिहासिक किसे कहते हैं और इतिहास किसे कहते हैं। ठीक है, तो 3 हिस्से हो गए। सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल, यानी कि जिनका कोई लिखित विवरण हमारे पास है ही नहीं। ठीक है, इनका कोई भी लिखित में कुछ भी हमारे पास नहीं है, तो ये हमारा प्राग ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल का तात्पर्य है कि इनका लिखित विवरण तो हमारे पास है, परंतु उसे हम नहीं पढ़ सके हैं, हम समझ नहीं सके हैं। ठीक है, और इतिहास आपको पता है, इतिहास वह है जिसका पूरा लिखित विवरण हमारे पास उपलब्ध है। ठीक है, उसे इतिहास कहते हैं। ठीक है, अब आप चलिए, अब हम चलते हैं, ये है होमो सैपियंस, जिसे सबसे ज्ञानी मानव की संज्ञा दी गई है। होमो सैपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। देखिए, आपको पता है ये मनुष्य के धीरे धीरे मनुष्य जो कन्वर्ट हुआ है, ठीक है, फिर बाद में कौन सा मनुष्य बना, धीरे धीरे मनुष्य में चेंजेस आए, आपको पता है। उसके बाद इस मनुष्य को यानी होमो सैपियंस को यानी ज्ञानी मानव को इस पृथ्वी पर पहला मानव माना गया है, और ये पृथ्वी पर आज से 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व आए थे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं पूर्व पाषाण युग या पुरा पाषाण काल जो है, उसके मानव की जीविका का जो मुख्य आधार था वो क्या था? ये शिकार था। ठीक है, शिकार जो था वो पुरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। और आपको पता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, आग का आविष्कार कब हुआ था? आग का आविष्कार हुआ था पुरा पाषाण काल में, और पहिए का हुआ था नव पाषाण में। इस चीज को नोट कर लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है और एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि पहले आग का आविष्कार हुआ है, पहिए का बाद में हुआ है। तो आग का आविष्कार पहले हो गया था, जो हुआ था आपका पुरा पाषाण काल में, और पहिए का आपका नव पाषाण काल में हुआ है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं।
अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मनुष्य में जो स्थायी निवास की प्रवृत्ति है कहाँ से आई, वो हुई आपकी नवपाषाण काल में। वो प्रवृत्ति आई मनुष्य में स्थायी निवास की जो प्रवृत्ति शुरू हुई वो प्रारंभ होती है आपकी नवपाषाण काल से। और मनुष्य ने सबसे पहले किसको, कुत्ते को पालतू बनाया। ठीक है, ये सबसे, ये आपसे ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन और हम इसे गलत कर लेते हैं। तो सबसे पहले इंसान ने किसको पालतू बनाया, कुत्ते को इंसान ने पालतू बनाया। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया, तांबे का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, जितने भी हैं इसमें हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ही केवल कवर किए हैं, ये ऑप्शन टाइप नहीं है। इसमें केवल आपको फैक्ट्स बताए गए हैं और इन फैक्ट्स को आप जो आपको लगता है कि ये नोट करने लायक है तो उसे नोट जरूर करें। ठीक है, तो देखिए मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया, तो तांबे का प्रयोग किया और उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार क्या था, कुल्हाड़ी। और सब कुल्हाड़ी कहाँ से प्राप्त होती है हमें, इसका जो प्राप्ति स्थल है वो है अतिरम पक्कम। ठीक है, क्या है, अतिरम पक्कम से हमें कुल्हाड़ी प्राप्त होती है। मनुष्य द्वारा बनाया जाने वाला जो पहला औजार है वो क्या है, वो कुल्हाड़ी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कृषि का जो आविष्कार है, आपको पता है वो नवपाषाण काल में हुआ है। आपको पता है पहिए का आविष्कार भी अभी हमने पढ़ा कब हुआ है, वो नवपाषाण काल में हुआ, अभी अभी हमने। ठीक है, मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति कब से हुई, इनको आपस में रिलेट करते चलिए। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ, ठीक है। स्थायी निवास की प्रवृत्ति मानव में कब से हुई, नवपाषाण काल में हुई। और नवपाषाण काल में ही मनुष्य ने कृषि का आविष्कार किया। ठीक है, कृषि का जो आविष्कार है वो भी आपके नवपाषाण काल से शुरू होता है। एक बात आती है कि प्राग ऐतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल कहाँ है, आपको पता है मेहरगढ़ जो पश्चिमी बलूचिस्तान में है, ये अवस्थित है और ये प्राग ऐतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल है। चलिए अब आगे देखते हैं, कृषि के लिए जो अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल है वो है गेहूं, ये सबसे पहले फसल थी, और जौ। ठीक है, कृषि के लिए जो सबसे पहले जो फसलें अपनाई गई वो थी गेहूं और जौ। लेकिन मानव द्वारा जो सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था वो क्या था, चावल था। जो अनाज मानव ने सबसे पहले यूज किया वो चावल था। परंतु जो सबसे पहले अपनाई गई, जो कृषि के लिए जो अपनाई गई फसलें थी, जो उगाई गई थी, वो थी गेहूं और जौ। चले अगला पॉइंट देखते हैं, कृषि का पहला उदाहरण कहाँ से मिलता है, सॉरी। तो देखिए कृषि का पहला उदाहरण हमें प्राप्त होता है मेहरगढ़ से। यहाँ से हमें साक्ष्य मिलते हैं खेती के, कृषि के साक्ष्य हमें यहाँ से मिलते हैं मेहरगढ़ से। अब आपसे पूछा जाता है अगला पॉइंट कि चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो चावल के प्राचीनतम साक्ष्य आपको मिलते हैं कोलडीवा से। ठीक है, कोलडीवा का संबंध किससे है, यहाँ से हमें चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। चले आगे चलते हैं हम। भारत में जो पूर्व प्रस्तर युग है उसके अधिकांश औजार स्फटिक यानी पत्थर के बने थे। ठीक है, आपको पता है अधिकांश जो औजार थे पहले वो स्फटिक यानी पत्थर के बने थे। और जो रॉबर्ट ब्रूस फुट थे ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की। चलिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यहाँ हो जाता है कि भारत में जो सबसे पहले जो औजार है पुरापाषाण कालीन की खोज किसने की, वो की थी रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। कब की थी, 1863 में की थी। ठीक है, और ये औजार किसके बने थे, ये पत्थर के बने थे। चलिए आगे देखते हैं, पल्लावरम नामक स्थान पर सबसे पहले भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। ठीक है, चलिए अब हम आगे कवर करते हैं। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जो जानकारी है ये हमें सबसे पहले 1867 में हुई। और जब सीएल कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणोत्तरण की खोज इन्होंने निकाले थे। ठीक है, ये किसने खोज निकाले थे, सीएल कार्लाइल ने। कब, 1867 में। ठीक है, तो भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। चलिए अब आगे हम कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स कवर करते हैं। देखिए भारत में जो नवपाषाणकालीन सभ्यता है इसका प्रारंभ कब हुआ, ईसा पूर्व 4000 के लगभग, यानी 4000 बीसी से भारत में नवपाषाणकालीन जो सभ्यता है उसका प्रारंभ शुरू हो जाता है, उसका प्रारंभ हो जाता है। अगला पॉइंट हम देखते हैं, भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था, तो देखिए भारत का जो सबसे प्राचीन नगर था वो था आपका मोहनजोदड़ो। ठीक है, और सिंधी भाषा में जिसका अर्थ क्या है, मृतकों का टीला। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, इसका अर्थ है मृतकों का टीला। और ये भारत का सबसे प्राचीन नगर माना जाता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो को। चलिए अब जानते हैं असम का श्वेतभ्रू गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवाब कपि है। आपने कभी इसकी फोटो भी देखी होगी। ठीक है, ये क्या है, श्वेतभ्रू गिबन है
और इसको जो है मानवाब कपि कहा जाता है और ये असम में भारत में पाया जाने वाला एकमात्र कपि है मानवाब कपि। चलिए अब हम आगे देखते हैं। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी जिसका संबंध किससे था? ये था जौरवे संस्कृति से। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में शिवालिक की पहाड़ियों से क्या है? जीवाश्म के प्रमाण यहाँ से मिलते हैं। देखिए अब क्या है, आपको पता है भीमबेटका की गुफा आपने पढ़ी होंगी। भीमबेटका की जो गुफा है वो पूरा पाषाणिक आवासीय पुरा स्थल है। आदि मानव द्वारा, यहाँ क्या है, आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्र और शैल आश्चर्यों के प्रसिद्ध ये प्रसिद्ध है। देखिए जो है भीमबेटका की जो गुफाएं हैं यहाँ आदि मानवों द्वारा कुछ शैल चित्र बनाए गए हैं। ठीक है, उनके लिए ये प्रसिद्ध है और इन चित्रों को क्या है, पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय तक का माना जाता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि ये पूरा पाषाण काल से लेकर मध्य पाषाण काल तक के समय की है और ये चित्र जो है भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है और ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ये पूछा गया था एक चित्र, देखिए इन्हें नोट कर लीजिए कि आपकी जो भीमबेटका की जो गुफा है वो कहाँ स्थित है? ये है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। चलिए अब आगे देखते हैं इसकी खोज किसने की थी। इसकी खोज की थी वर्ष 1957 से 58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर द्वारा इसकी खोज की गई थी और भीमबेटका जो क्षेत्र है इसको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित कर दिया था। ठीक है, भोपाल मंडल की बात हो रही है, भोपाल मंडल ने इसे राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया था और इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। ठीक है, तो देखिए आप ये देख रहे होंगे इमेजेस, तो ये जो चित्रकारी हुई है ये बहुत पुराने समय की है, पूरा पाषाण से लेकर मध्य पाषाण काल तक की है। ऐसा माना जाता है ये जो आदि मानव थे उस समय ये जो वो चित्रकारी है ये उस समय की हुई है। खोज किसने की इसकी? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाककर ने। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। भारत में जो मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण है वो नर्मदा घाटी में मिलता है। तो जो मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण है वो कहाँ मिलता है? नर्मदा घाटी में मिलता है। ठीक है, आगे अब देखिए कि जो भारतीय नागरिक सेवा के जो अधिकारी हैं रिजले, ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण इन्होंने किया था। ठीक है, इस पॉइंट को आप नोट जरूर कर लीजिए। ठीक है, इसे नोट कीजिए कि भारतीय नागरिक सेवा के जो अधिकारी थे रिजले, यानी कि रिजले ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहली बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जो जनसंख्या है उसका प्रजातीय विभेदीकरण इन्होंने किया था। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ये सीरीज जो है हमारी हिस्ट्री की जो चली हुई है इसे आप कंटिन्यू कवर करते रहिएगा। ठीक है, ये हमारी 4th क्लास है और ये हमारी कंटिन्यू सीरीज आएगी, इसमें हम कंप्लीट हिस्ट्री कवर करेंगे। ठीक है, कंप्लीट हिस्ट्री इसमें आपकी कवर की जाएगी। तो आप बने रहिए चैनल पर और वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करें। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन दबाएं। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।